तो वाईफाई वेलकम बैक। बढ़िया। ठीक है बच्चों, चलो सबने चाय पी लिया? गुड। तो नाउ वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ आरबीएसके। जैसा कि हम सबने आपको बताया था कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़े हैं, इफेक्ट पढ़े। मैं तो अब हम वापस से छोड़ साइड दे मन हम पढ़ रहे हैं डेफिशिएंसी। डिफेक्ट के बाद डेफिशिएंसी है, वो देखते हैं। ये जो समुदाय डेफिशिएंसी भी काफी कॉमन है। 4 to 70% प्री स्कूल एज। चल जाना पड़ जाता यार लोग आई तो 4 to 70% प्री स्कूल एज बच्चों में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी पाई जाती है कहीं ना कहीं एज में। ये 4 to 70% है। बच्चों में ये डेफिशिएंसी पाई जाती है, चाहे वो डेफिशिएंसी किसी की भी। ठीक है बच्चे, चाहे वो डेफिशिएंसी किसी की भी हो, उसके बाद पर वो पाई जाती है, जिन्हें हम ठीक कर भी सकते हैं, कई ठीक नहीं भी होती है। क्लियर? तो इन है कहीं ना कहीं एज में 20% प्री स्कूल एज। 4 to 70% प्री स्कूल एज बच्चों में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी पाई जाती है कहीं ना कहीं एज में। ये 4 to 70% है। बच्चों में ये डेफिशिएंसी पाई जाती है, चाहे वो डेफिशिएंसी किसी की भी। ठीक है बच्चे, चाहे वो डेफिशिएंसी किसी की भी हो, उसके बाद पर वो पाई जाती है, जिन्हें हम ठीक कर भी सकते हैं, कई ठीक नहीं भी होती है। क्लियर? तो इन डेफिशिएंसीज को आज हम पढ़ेंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा बच्चे, एनीमिया। कौन सा देख रहे हैं हम, एनीमिया। ठीक है बच्चे, तो आ जाओ एनीमिया के बारे में देखते हैं एक बार, और स्पेशली कौन से टाइप का एनीमिया, सीवियर टाइप। जहां तक सीवियर टाइप की बात आती है तो आपने नाम तो सुना ही होगा, थैलेसेमिया, वेरी गुड। सिकल सेल एनीमिया, परफेक्ट। और एक बड़ी वर्ड फेमस है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और भी कई सारे एनीमिया हैं, पर मेनली आज हम जो पढ़ने वाले हैं ब्रीफली इनके बारे में पढ़ेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, और थैलेसीमिया के बारे में। ठीक है बच्चे लोग, वेरी गुड। सो इन दैट कंडीशन, ओंकार सेन एकदम सही कहा बेटा, परफेक्ट आंसर। सो दैट इज द कंडीशन। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले एनीमिया को पढ़ने से पहले एक बार एनीमिया के बारे में बात कर लेते हैं, ये है क्या। आरबीसी के बारे में सुना होगा आपने। जिसने आरबीसी का सुना है वो हीमोग्लोबिन का भी सुना होगा। जो आरबीसी को जानता है वो बोन मैरो को भी जानता है। क्लियर बच्चे? अब ये बोन मैरो है, ये ब्लड सेल बनाता है जिनमें एक नाम है रेड ब्लड सेल। क्या, रेड ब्लड कार्पस है ऑक्सीजन को। और जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऐसा कहते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी करता है? आंसर है दैट इज द 1.34 ग्राम ml ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का वो एक मॉलिक्यूल, इससे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। आप भी जानते हो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं, जो हमें पता है। आपने कहा ठीक है सर। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन लेके जाता है? 1.34 ml। अब ऐसा कुछ हो जाए कि आरबीसी कम बने या आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो, कुल मिलाकर हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी कम होगी, और जिस कंडीशन में ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं बच्चे? एनीमिया। समझ आ रहा है बच्चे? सो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि ये जो कंडीशन है कि आप 1 ग्राम 1.34
अब हम देख रहे हैं कि कोई सी कंडीशन हो जिसमें आरबीसी कम हो या आरबीसी कम बने, या ज्यादा टूटे, हीमोग्लोबिन कम हो या एबनॉर्मल हो। किसी भी कंडीशन ऐसी हो जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है 1 ग्राम। क्या कहलाता है? 1 ग्राम, यानी क्या क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, दैट इज नॉन एज एनीमिया। क्या कहेंगे उसको? एनीमिया। याद रहेगा बच्चे, क्या कहेंगे उसको? एनीमिया। क्लियर है? गुड। आपने कहा चलो ठीक है सर। और कुछ एनीमिया के बारे में अभी हम जो देख रहे हैं, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हीमोग्लोबिन हमेशा कम ही हो। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो तो भी एनीमिया ही होता है। हीमोग्लोबिन कम है जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एबनॉर्मल है सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? चलिए बच्चे। और सीवियर एनीमिया क्या होता है? तो देखो बच्चों में 11 से कम इज कंसीडर एज एनीमिया, बट जो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? चलिए बच्चे। और सीवियर एनीमिया क्या होता है? तो देखो बच्चों में 11 से कम इज कंसीडर एज एनीमिया, बट जो सीवियर एनीमिया होता है लेस देन 7 ग्राम। चलिए बच्चे। जो सीवियर एनीमिया होता है लेस देन 7 ग्राम। चलिए बच्चे, समझ में आ रहा है? सो इन दैट कंडीशन, ये जो एबनॉर्मल जो एनीमिया है बच्चों में, शुरुआत कितने से हो जाती है? 11 से कम पर, और इसके बाद ये जो सीवियर है वो आता है 7 से। ठीक है बच्चे, गुड। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो अब हमें और क्या पढ़ा? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाम से पता चल रहा है आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन कम है तो हीम कम है, हीम कम है तो बच्चे हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है। क्लियर है? ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, ये मोस्ट कॉमन है अप टू 5 इयर्स, 5 साल के टाइम तक। 5 साल तक के बच्चों में सबसे कॉमन एनीमिया जो होता है वो कौन सा होता है? आयरन में। आंसर है आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि आयरन कम होगा तो हीम कम होगा, हीम कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनीमिया ही होगा। और जब एनीमिया कम होगा तो हमने कहा ये है कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलिए बच्चे, अब आपसे कोई पूछे ये क्यों होता है, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि डाइटरी इंटेक जो है आयरन का वो कम है, तो आयरन कम लोगे तो आयरन की कमी होनी है। या फिर आयरन का क्या हो रहा है? माल एब्जॉर्प्शन। या फिर आयरन का क्या हो रहा है? माल एब्जॉर्प्शन। अगर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है आयरन का तो भी क्या होना है? कंडीशन इज दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर बच्चा प्री टर्म पैदा हुआ है तो भी उसमें चांस ज्यादा है क्या होने का? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाम सुना है वॉर्म इन्फेस्टेशन। अगर किसी बच्चे के पेट में कृमि हेलमिंथीज पड़ जाते हैं तो उस बच्चे को भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांस है। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिनमें बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी होने के चांस ज़्यादा हो। क्लियर है? आयरन डेफिशिएंसी के बारे में और कोई पूछे तो आपसे पूछे ये एनीमिया कौन सी कैटेगरी में आता है, आप आंसर टिक करना माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। दोबारा बोलो, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।
कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्लस थैलेसीमिया, दोनों ही कौन सी कैटेगरी के एनीमिया है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब है स्मॉल साइज, यानी आरबीसी का साइज भी स्मॉल है और लेस हीमोग्लोबिन, उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब पिगमेंट, और आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो जो पाया जा रहा है वो आरबीसी के अंदर कम होगा। किस एनीमिया में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और थैलेसीमिया में। जैसे हम डेफिशिएंसी पूरी कराएंगे उसके बाद वापस से एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है बच्चे आपको। सो इन दैट हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, याद रहेगा। इसलिए जब भी आप ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड टेस्ट में आप आरबीसी का साइज और हीमोग्लोबिन को मेजर जरूर करना। यही कंफर्म बताएगा किसके बारे में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। आपने कहा साइज के लिए क्या करते हैं? एमसीवी, माइक्रो क्या करते हैं? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और हीमोग्लोबिन के लिए एमसीएससी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। सीवी माइक्रो क्या करते हैं? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और हीमोग्लोबिन के लिए एमसीएससी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। समझ आ रहा है बच्चे? तो साइज देखना है तो एमसीवी से देख लेना, और अगर हीमोग्लोबिन देखना है तो एमसीएससी से देख लेना। जरूरी है क्योंकि ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। समझ आया बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा चलो ये भी ठीक है, हम देख लेंगे। और बताइए सर, अगर मैं भैया आपसे ये बोलूं कि इस कंडीशन में आपके बच्चे में नॉर्मल जो आरबीसी है उसकी काउंट पर क्या असर पड़ेगा, तो एक बार आरबीसी की काउंट देख लेते हैं नॉर्मल कितनी होती है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी काउंट कब जाती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। किस में कम हो जाती है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में किसकी काउंट कम हो रही है? आरबीसी काउंट। नॉर्मल कितनी होती है आरबीसी काउंट? तो इन दैट कंडीशन आप जो देख रहे हो वो नॉर्मल आरबीसी काउंट कौन सी है? दैट इज मेन जो एडल्ट है वो 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएल, ठीक है, माइक्रोलीटर। तो ये जो है वो मेन की वुमेन होती है 4 से 5 मिलियन। कितना बच्चे? 4 से 5 मिलियन। बच्चों की होती है 3.8 से 6 मिलियन, और न्यूबॉर्न की होती है 4.1 से 6.1 मिलियन। तो ये जो आरबीसी काउंट है स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, समझ लेना। समझ आया बच्चे? ये काउंट क्या हो जाएगी? कम। किसमें? बच्चों में। किस डिजीज में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। समझ में आया इतना बच्चे? सो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और मैं पढ़ा रहा हूं आरबीसी काउंट। एक बात और है, आपने कहा सर इसका कुछ मैनेजमेंट, समझ आया बच्चे? ये काउंट क्या हो जाएगी? कम। किसमें? बच्चों में। किस डिजीज में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। समझ में आया इतना बच्चे? सो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और मैं पढ़ा रहा हूं आरबीसी काउंट। एक डाइटरी काउंसलिंग दे देना। सर इसका कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे ठीक करना है, क्या समझाना है? सबसे पहले आप माता जी को डाइटरी काउंसलिंग दे देना एक बार, कि खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, ये बताना बड़ा जरूरी है। समझ आ रहा बच्चे? क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए ये बताना बहुत जरूरी है। सो इन दैट कंडीशन सबसे पहले क्या देना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये बड़ी फेमस है। आयरन के लिए ये सारी चीजें देना बड़ा जरूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप बच्चों को जरूर देना। इसके बाद आप बच्चों को सीरियल्स, पल्स, जैगरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देनी है।
अवॉइड क्या करने को बोलना है? पल्स, जैगरी, ये सब काफी सारी चीजें हैं जो आपको देनी है। अवॉइड क्या करने को बोलना है, ये इंपोर्टेंट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देने का थोड़ा कम रखें। ठीक है बच्चे, तो ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है ये कम रहने चाहिए, क्योंकि मिल्क इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम। मिल्क कैल्शियम का गुड सोर्स होता है, और जो है मिल्क कैल्शियम का गुड सोर्स होता है, बट आयरन का पुअर सोर्स होता है। आयरन का पुअर सोर्स होता है। इन दैट कंडीशन कैल्शियम का गुड सोर्स और आयरन का पुअर सोर्स, और कैल्शियम इंटरफेयर इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। कैल्शियम इंटरफेयर इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये याद रखना आप कि इसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट उस समय नहीं देते जब हमने इसको हाई आयरन डाइट दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे दिन मत देना मिल्क, नहीं, बिना मिल्क के बच्चा कैसा रहेगा? दूध देना है, पर उस समय नहीं देना जब आपने इसे आयरन डाइट दी है या आयरन थेरेपी दी है, उस समय नहीं देना, 1 घंटे तक। उसके बाद आप दे सकते हो कि तब तक आयरन एब्जॉर्ब हो चुका है, अब कैल्शियम कुछ नहीं कर सकता। तो दूध देते हैं, बंद नहीं करते, पर उस समय नहीं देते जब मैं आयरन की डाइट दे रहा हूं। अच्छे, सो इन दैट कंडीशन आपने कहा चलो ठीक है। और बताओ, तो आपको और क्या देना है? अगर डाइटरी काउंसलिंग के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो ओरल आयरन थेरेपी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बच्चे? ओरल आयरन थेरेपी। ओरल आयरन थेरेपी आपने कहा क्या देना है ओरल आयरन में सर? सबसे पहले पूछा जाए कब देते हैं, आंसर है विद मील। पहला एग्जाम का क्वेश्चन, ओरल आयरन कब देंगे? विद मील, पहला गुड। अच्छा सर, क्या देंगे? फेरस सल्फेट। कितना देंगे? 3 to 6 mg पर kg। क्लियर है? बेटर है विटामिन सी साथ में दी जाए। क्लियर बच्चे? विटामिन सी क्या करती है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ये बहुत छोटी छोटी चीजें और ये पूछी जाएंगी एग्जाम में। समझ आ रहा है बच्चे? गिवन विद मील, नॉट एम्प्टी स्टमक। कभी भी आयरन एम्प्टी स्टमक नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चे? ऑलवेज गिवन विद मील। तो आपने कहा दैट इज द फेरस सल्फेट, विटामिन सी देंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें और ये पूछी जाएंगी एग्जाम में। समझ आ रहा है बच्चे? गिवन विद मील, नॉट एम्प्टी स्टमक। कभी भी आयरन एम्प्टी स्टमक नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चे? ऑलवेज गिवन विद। बेटर है विटामिन सी साथ में दी जाए। क्लियर है बच्चे? विटामिन सी क्या करती है? इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ये बहुत छोटी छोटी चीजें और ये पूछी जाएंगी एग्जाम में। समझ आ रहा है बच्चे? गिवन विद मील, नॉट एम्प्टी स्टमक। कभी भी आयरन एम्प्टी स्टमक नहीं दिया जाता। ठीक है बच्चे? ऑलवेज गिवन विद मील। तो आपने कहा दैट इज द फेरस सल्फेट, विटामिन सी देंगे। विटामिन सी क्या करता है? आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, जीआई डिस्टर्बेंस आता है। जीआई डिस्टर्बेंस, जीआई डिस्टर्बेंस में ये कॉमन प्रॉब्लम है ओरल आयरन थेरेपी। ओरल आयरन थेरेपी जिस बच्चे को चलती है उसे जीआई डिस्टर्बेंस के साइन दिखने को मिलते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। दोबारा बता देता हूं क्या क्या बच्चे? नोजिया एंड वॉमिटिंग। क्लियर है? कॉन्स्टिपेशन, याद रखना क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। और क्या है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट।
ये ज्यादा साइन पाए जाते हैं जब बच्चे को ओरल आयरन थेरेपी दी जाती है। बात समझ में आई बच्चे? क्लियर है? तो ओरल आयरन थेरेपी, इसके बाद आपने कहा इससे ठीक ना हो तो फिर आईवी दे सकते हैं, इससे असर ना पड़े। वेरी गुड मैगी साहू, ब्लैक कलर स्टूल इज द वेरी गुड ग्रीन जार मेटेलिक टेस्ट बिकॉज आयरन इज मेटल, iron is metal, so always give the metallic test. Very nice. So in Anuja Kumari, perfect answer. Nausea, vomiting, constipation and abdominal discomfort. Mysing, perfectly. Okay. So in that condition आपने कहा कि सारी चीजें जो हैं ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। क्लियर? अब हम सेकंड देख रहे हैं, नाम है बच्चे, आपसे तो पूछे सर क्या क्या साइन हो सकते हैं एनीमिया के। देखो एनीमिया के साइन पढ़ने से पहले एक बार माइंड में सेट कर लेना, ऑक्सीजन कम होगी। ये चीज याद रहेगी तो आपको फटाक से आंसर भी आ जाएंगे कि कौन कौन से साइन कॉमनली पाए जाते हैं किसमें, एनीमिया के अंदर। तो बच्चे का कलर पेलर हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा, साइनोसिस नहीं होगा, पेलर होगा। और रीजन है आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो जो पिंकिश कलर होता है दैट कन्वर्ट इनटू पेलर, पेल वाइट। समझ आ रहा है? क्योंकि कमी किसकी आ रही है, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी की। वेरी गुड। बच्चा लिथार्जिक, आप भी जानते हो बिना ऑक्सीजन के एनर्जी नहीं बनती। ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो बच्चे में एक्टिविटी होने के चांस कम है, और बच्चा एक्टिव नहीं होता। ऐसे बच्चे को लिथार्जिक ही कहा जाता है। सत्य वचन। समझ आया बच्चे? गुड। इरिटेबिलिटी, आप भी जानते हो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का सबसे अर्ली साइन कोई पूछे आपसे, आप टिक कर देना बेधड़क होकर। आंसर है रेस्टलेसनेस, और या प्यार से कहते हैं इरिटेबिलिटी। बात समझ आ रही है बच्चे? तो रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी हम देखते हैं, और जब बच्चा इरिटेबल होगा, फीडिंग पुअर करेगा, तो फिर तो इसका मतलब है लिथार्जिक है, थका हुआ पड़ा है, प्रॉपर इरिटेबल है, इसका मतलब फीडिंग भी पुअर करेगा। बात समझ में आई है या नहीं? स्क्रीन बड़ी करो सब, स्क्रीन बड़ी तो बच्चे, तेरा मोबाइल छोटा है बेटा कुलदीप वर्मा, और कितनी बड़ी करनी है भाई? तो ये जो साइन है, ये जो है पेलर है, लेथार्जिक है, इरिटेबिलिटी है, और पुअर फीडिंग है। ठीक है बच्चे? तो ये सारे साइन किसके हैं? सारे एनीमिया में पाया जाएगा। कॉमन साइन है, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे अप्लास्टिक एनीमिया हो, चाहे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, सब में पाया जाएगा। कौन सा साइन? आंसर है, आंसर है सर प्लीज MS धोनी। MS धोनी यार, तूने पूछा तो बताना पड़ेगा। देख, इरिटेबिलिटी का मतलब है बच्चा इरिटेट होना या रेस्टलेसनेस होना, स्टेबल ना होना। इसका रीजन माना जाता है क्या बच्चे? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। कई सारे रीजन है, पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का अर्ली साइन पूछा जाए तो आप भी क्या टिक करोगे? इरिटेबिलिटी। समझ में आया धोनी साहब? गुड। सो इन दैट कंडीशन आपने कहा, और बताइए। तो आप जब बच्चे को एनीमिया है, जब बच्चे को एनीमिया है तो आप क्या काउंसलिंग करोगे? सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि वॉर्म इन्फेस्टेशन वाले बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो मुझे डेवॉर्मिंग करना पड़ेगा। डेवॉर्मिंग का मतलब गर्म करना नहीं होता, वो डेवार्मिंग है। ये है वार्मिंग नहीं है, वार्मिंग है। इसका मतलब ये है भाया कि इस बच्चे के अंदर से हेलमिंथेस को निकालना है। तो ड्रग का नाम बहुत जोर से बोलो, कौन सा ड्रग है? एल्बेंडाजोल। CHO में, ये मान लो ये लाइफ सेविंग ड्रग है। पॉकेट आर्टिकल की तरह जेब में रहना चाहिए। हर बच्चा ये शिकायत लेके आता है, पेट में कीड़े पड़ गए, भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब क्या करें? पकड़ा देना क्या? एल्बेंडाजोल सिरप। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये जो एल्बेंडाजोल है ये देना है आपको, कम से कम साल में 2 बार तो दे ही दो, नॉर्मली भी, कोई बुरी बात नहीं है। समझ में आया बच्चे? तो इन दैट कंडीशन
आपने कहा चलो ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग करने से एनीमिया, आपने कहा मिल्क प्रोसेस पर, आप बात समझो बच्चे, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए भी चीजें चाहिए और चीजें कम मिलेंगी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करेगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 ईयर तक करेगा तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एनीमिया की। रेगुलर इनटेक, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी डाइट लो जिसमें आयरन खूब सारा हो। आपने कहा ऐसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, पालक, बीन्स, नट्स, मीट, ड्राई फ्रूट्स एंड जैगरी, स्टार बना लेना स्क्रीनशॉट लेके। समझ में आ रहा है अपना? तो इन दैट कंडीशन, बहुत बढ़िया, ये जो 400 mg बच्चे बता रहे हैं वो 400 mg इस बात पे डिपेंड करेगा कि बच्चे की वेट कितना है। 8 kg से कम है तो डोज अलग है, 8 kg से ज्यादा है तो डोज अलग है। ठीक है बेटा प्रिया प्रदा? आपने कहा चलो ये भी ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो भी कौन से? डार्क, देखो सब्जियां अलग हैं, ग्रीन लीफी कहा है, ग्रीन वेजिटेबल नहीं कहा। ग्रीन तो लौकी भी होती है पर लौकी में आयरन नहीं होता है, कम होता है। ग्रीन वेजिटेबल डिफरेंट थिंग और ग्रीन लीफी वेजिटेबल डिफरेंट थिंग। हरे पत्तेदार सब्जियां बोला है, हरी सब्जियां नहीं बोला। पता बड़ा हरा बैंगन ले आओ, बोला सच में विटामिन इसमें है क्या? आयरन नहीं है इसमें, आयरन। समझ पा रहे हो? तो इन दैट कंडीशन वंस एन ईयर आपको एक बार साल में इसका हीमोग्लोबिन चेक जरूर कराना चाहिए। ये काउंसलिंग करनी है सीएचओ साहब, क्योंकि आपका काम यही है जो मैं लिख रहा हूं। डिवॉर्मिंग करना है, गाइडेंस देना है काउंसलिंग के बारे में, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाना है, अच्छे से देना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और साल में एक बार जरूर चेक करा लेना। किसका लेवल? किसका लेवल? आंसर है हीमोग्लोबिन का लेवल। ये जब बातें जो पढ़ाई है मैंने, ये किसके बारे में बताई है? दैट इज फॉर द कंडीशन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके बाद अगर आप पढ़ोगे आयरन डेफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। ब्रीफली देख लेते हैं एक बार सिकल सेल एनीमिया के बारे में। हमने कहा सर ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन? सिकल सेल। बैंगन में तो होता है ना टैब, बिल्कुल। टैब क्या होता है बच्चे? बाद नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं सिकल सेल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहला क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन? सिकल सेल। बैंगन में तो होता है ना टैब, बिल्कुल। टैब क्या होता है बच्चे? आयरन होता है। मैं तो बता रहा हूं कि एग्जांपल देके, मैं ये नहीं कह रहा बैंगन में नहीं होता है। अरे होता है, पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रीन वेजिटेबल में। ठीक है बच्चे? सो इन दिस कंडीशन आपने कहा सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हुआ क्या है इसमें? 6 बीटा चेन की, कौन सी चेन? बीटा चेन। आपने कहा कहां से आई? हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ग्लोबिन की चेन होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन होती हैं ग्लोबिन की। अरे हाँ या ना बच्चे? इसमें से 2 होती हैं अल्फा और 2 होती हैं बीटा। 2 चेन अल्फा होती हैं और 2 चेन बीटा होती हैं। तो प्रॉब्लम किस में आई है? बीटा चेन की 6th पोजीशन पर स्टार बना लेना। बीटा चेन की 6th पोजीशन पर। देखो भाई की राइटिंग खराब है, रीजन यही है कि दिमाग बहुत तेज चलता है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा कहते हैं जिनकी राइटिंग खराब होती है उनका बाकी सब ठीक होता है। तो इन दैट कंडीशन बीटा चेन जो है वो बीटा चेन 6th पोजीशन पर क्या हुआ है? ग्लूटामेट रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ग्लूटामेट जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है? वेलिन के द्वारा। यानी ग्लूटामेट की जगह कौन आ गया? वेलिन। कौन सी पोजीशन पर? 6वें नंबर की पोजीशन पर। कौन सी चेन में? बीटा चेन में। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन बीटा चेन जो है वो प्रॉब्लम कर रही है किसमें? सिकल सेल एनीमिया। इसलिए इसकी शेप हो गई है सिकल शेप। इसमें आरबीसी कौन सी शेप की पाई जा रही है? सिकल शेप की।
और सिकल सेल आरबीसी क्या करवाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करवाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन। किसका ऑब्स्ट्रक्शन बच्चे? ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि सिकल सेल आरबीसी जल्दी जम जाती है और जब इकट्ठी हो जाती है तो इकट्ठा होने के बाद वो ब्लड के फ्लो को रोक देती है या कम कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिकल सेल एनीमिया में शरीर के बाकी ऑर्गन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चे? तो इसका मतलब है जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? आंसर है सिकलिंग। क्या कहते हैं बच्चे? सिकलिंग। क्लियर? तो इसमें क्या क्या अफेक्ट होता है? इसमें बॉडी का मेनली सारे पार्ट अफेक्ट होते हैं। हार्ट अफेक्ट होता है, लिवर अफेक्ट होता है, स्प्लीन इफेक्ट होता है, किडनी इफेक्ट होती है, लंग्स अफेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। और मेन इंपोर्टेंट, बोन्स भी अफेक्ट होती हैं। किस कंडीशन में? सिकल सेल एनीमिया में। रीजन क्या है? सिकलिंग। क्या रीजन है? सिकलिंग। हार्ट अफेक्ट होगा, लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स एंड बोन्स भी अफेक्ट होंगी। अब चूंकि बोन्स का नाम आ गया है तो क्या रीजन है? सिकलिंग। हार्ट अफेक्ट होगा, लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स एंड बोन्स भी अफेक्ट होंगी। अब चूंकि बोन्स का नाम आ गया है तो बोन्स में क्या अफेक्ट होगा? इसमें हैंड फुट सिंड्रोम पाया जाता है। कौन सिंड्रोम बच्चे? हैंड फुट सिंड्रोम पाया जाएगा। बेटा सिकल सेल एनीमिया इससे ज्यादा, पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। देख बेटा पिछली वाली, जल्दी देख लो पिछला वाला जिसको देखना है। इसलिए है, काइफोसिस है एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ये सारी चीजें पाई जाती हैं उस बच्चे में जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है। ये कंडीशंस जो हैं सारी बोन से रिलेटेड है, तो ये नाम जरूर याद रखना। हैंड फुट सिंड्रोम है, स्वेलिंग है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है एंड ऑस्टियोपोरोसिस। समझ आया बेटा? तो दैट इज द कंडीशन इन मेनली आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है? सारी किससे रिलेटेड है? बोन से। क्लियर है? गुड। आपने कहा सर ठीक है, कोई मैनेजमेंट है इसका? मैनेजमेंट आपको किस पे ध्यान देना है? सिकलिंग पर। किस पर ध्यान देना है? सिकलिंग पर। तो आपको सिकलिंग को कम करने के लिए इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, बच्चे को फ्लूइड इनटेक ज्यादा देना है या बढ़ा देना है। उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी। क्लियर है? और उसके बाद पेन रिलीफ मेजर, बच्चे के पेन को कम करने के लिए। और उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग। ये चार चीजें हैं जो आपको समझानी है। किसको? पेरेंट्स को। सीएचओ साहब समझ आ रहा है ना? अगर फोटो खिंचाना है फेसबुक पे तो सब ध्यान से पढ़ लो सीएचओ, नहीं तो फोटो फिर लाइक करोगे तुम्हारा फोटो नहीं आएगा फेसबुक पे। समझ आ रहा है? तो इन दैट कंडीशन सिकलिंग को कम करने के लिए, और सिकल सेल एनीमिया का कोई आपसे पूछे मैनेजमेंट तो कौन कौन सा है? इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑक्सीजन थेरेपी, पेन रिलीफ मेजर और जेनेटिक काउंसलिंग। ये सब चीजें आपको बतानी है। किसमें? सिकलिंग में मेन प्रायोरिटी है कौन सा? फ्लूइड इनटेक। क्लियर बच्चे? तो ऑल दिस कंडीशन वी डिस्कस अबाउट सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कौन सा बच्चे? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में वापस से हम कौन सा पढ़ेंगे? हमारे सिलेबस में बीटा थैलेसीमिया। कौन सा बच्चे? बीटा थैलेसीमिया। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्लियर बता दो सर, ऑर्डर बता दो सर। भानु सर। बेटा ऑटोसोमल मैंने पढ़ाया है कई बार पर फिर भी सुन ले चल। ऑटोसोमल का मतलब है प्रॉब्लम 1 से 22 के बीच में है, और रिसेसिव का मतलब ये निकल के आता है कि जब तक एक क्रोमोसोम के दोनों पेयर स्मॉल नहीं होंगे, रिसेसिव नहीं होंगे, तब तक डिजीज नहीं आएगी। जैसे सिकल सेल एनीमिया, एस कैपिटल है, ये नॉर्मल है।
कैपिटल एस स्मॉल एस है, ये है कैरियर, और स्मॉल एस है, ये है पेशेंट। तो जब तक दोनों एलील छोटी नहीं होंगी, रिसेसिव फॉर्म में नहीं होंगी, ये डोमिनेंट फॉर्म में और ये रिसेसिव फॉर्म में, जब तक रिसेसिव फॉर्म में नहीं आएंगी जब तक डिजीज नहीं होगी। ये होता है क्या बच्चे, क्या होता है ये? ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में आया? और थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या हुआ है, बीटा चेन का जो सिंथेसिस है वो पुअर हो गया है, बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो गया है। किस पेशेंट में? बीटा थैलेसीमिया। ये बीटा थैलेसीमिया 3 टाइप का होता है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया 3 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या हुआ है, बीटा चेन का जो सिंथेसिस है वो पुअर हो गया है, बीटा चेन का सिंथेसिस कम हो गया है। किस पेशेंट में? बीटा थैलेसीमिया। ये बीटा थैलेसीमिया 3 टाइप का होता है, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया एंड थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर को ही प्यार से कहते हैं कूलीज एनीमिया। थैलेसीमिया मेजर को ही कहा जाता है क्या बच्चे? दैट इज द कूलीज एनीमिया। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। तो कूलीज एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कूलीज, हम मेजरली किसके बारे में बात करते हैं? थैलेसीमिया के बारे में। आपने कहा सर ठीक है, थैलेसीमिया में हो गया है। अब थैलेसीमिया में हमें क्या करना चाहिए? इस बच्चे में मेन प्रॉब्लम है आयरन ओवरलोड। थैलेसीमिया वाले बच्चे की डेथ का मेन कॉज कोई पूछे क्या है डेथ का मेन कॉज, आप आंसर लिख के आना, आयरन ओवरलोड। आयरन का एक्सेसिव डिपोजिशन इन ऑर्गन। जिस ऑर्गन में आयरन वाले बच्चे की डेथ कहा जाता है क्या बच्चे? दैट इज द कूलीज एनीमिया। आई होप सो समझ में आ रहा है आपको। तो कूलीज एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कूलीज, हम मेजरली किसके बारे में बात करते हैं? थैलेसीमिया के बारे में। आपने कहा सर ठीक है, थैलेसीमिया में हो गया है। अब थैलेसीमिया में हमें क्या करना चाहिए? इस बच्चे में मेन प्रॉब्लम है आयरन ओवरलोड। थैलेसीमिया वाले बच्चे की डेथ का मेन कॉज कोई पूछे क्या है डेथ का मेन कॉज, आप आंसर लिख के आना, आयरन ओवरलोड। आयरन का एक्सेसिव डिपोजिशन इन ऑर्गन। जिस ऑर्गन में आयरन का एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाएगा वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, और जब ऑर्गन काम करना बंद कर देगा तो बच्चे की मृत्यु उपस्थित एवं निश्चित। तो कोई पूछे आपसे कि थैलेसीमिया वाले बच्चे का मरने का मेन कॉज बताइए, छोटे खान डिटेल में बताऊं बेटा? डिटेल में तो फिर बाद में कभी जब पढ़े ना ओनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब पढ़ेंगे डिटेल में, क्यों बेटा? अभी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इन दैट कंडीशन आयरन ओवरलोड एक्सेसिव डिपोजिशन इन ऑर्गन, ठीक है, इसे ये है मेन कॉज डेथ का। आपसे पूछा जाए हम सर क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहला जो आपको करना है वो करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए, स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन थैलेसीमिया इमीडिएटली। कितने से कम हो जाए हीमोग्लोबिन? 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तभी आप स्टार्ट कर देना। क्या बच्चे? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम नहीं, ब्रॉन्ज बेबी कलर होता है, ब्रॉन्ज कलर होता है, ठीक है बच्चे? ओम प्रकाश, इसमें स्किन का कलर ब्रॉन्ज होता है, ये बात सच है। तो दैट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है 7 ग्राम पर डीएल से कम होते ही स्टार्ट कर देना, ठीक है? क्या देना है आपको और कब तक देना है? जब तक 7-10 ग्राम पर डीएल ना हो जाए, टिल। आपको क्या देना है? आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बात समझ?
ओम प्रकाश, इसमें स्किन का कलर ब्रॉन्ज होता है, ये बात सच है। तो दैट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है 7 ग्राम पर डीएल से कम होते ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्या देना है आपको, और कब तक देना है, जब तक 10 ग्राम पर डीएल ना हो जाए, टिल आपको क्या देना है, आंसर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। आफ्टर दैट आयरन ओवरलोड हो गया, हमने इतना सारा बता दिया आपको। इसके बाद इसका नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, नेक्स्ट मैनेजमेंट है चिलेटिन थेरेपी। जो बॉडी में आयरन जमा है उसको निकालना भी तो चाहिए आपको, तो उसको निकालने के लिए चिलेटिन थेरेपी डेफेरॉक्सामाइन दिया जाता है। डेफेरॉक्सामाइन निकालने के लिए चिलेटिन थेरेपी, क्लियर है, ओके। आफ्टर दैट आयरन ओवरलोड हो गया, हमने इतना सारा बता दिया आपको। इसके बाद इसका नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, नेक्स्ट मैनेजमेंट है चिलेटिन थेरेपी। जो बॉडी में आयरन जमा है उसको निकालना भी तो चाहिए आपको, तो उसको निकालने के लिए चिलेटिन थेरेपी डेफेरॉक्सामाइन दिया जाता है। डेफेरॉक्सामाइन यूज इन द चिलेटिन थेरेपी फॉर द केस ऑफ थैलेसीमिया। क्लियर बच्चे, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। एक इसका क्लिनिकल फीचर बता देता हूं जो बहुत टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है, नाम है चिप मंक फेस। चिपमंक फेस इज द साइन ऑफ, आंसर इज थैलेसीमिया। क्लियर बच्चे, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ विच वन इज थैलेसीमिया। अभी तक हमने आपको पढ़ा है टोटल एनीमिया। तो मैंने आपको डेफिशिएंसी नंबर फर्स्ट पूरी कराई है, इसका नाम निकला है एनीमिया। इसमें हमने आपसे पढ़ा, हमने ब्रीफली, हमने डिटेल में नहीं गए, पर हमने ब्रीफली पढ़ा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। क्लियर बच्चे, सो इन दैट कंडीशन, आलोक शर्मा यूरिन कलर क्या पूछना चाह रहा है बता बच्चे। डेफेरॉक्सामाइन चलेगा तब ऑरेंज होगा, और जब नहीं चलेगा, जब आपको बंद करना है तब नॉर्मल होगा। और आयरन टॉक्सिटी में यूरिन कलर होता है रेड, पिंक, ठीक है बच्चे, बिल्कुल। So that is the condition we discuss about the which one, एनीमिया। एनीमिया के बाद नेक्स्ट चिपमंक नहीं है बच्चे, चिपमंक फेस है। मतलब चिपमंक फेस क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ मैक्सिलरी बोन एंड अपर टीथ। ओवर ग्रोन ऑफ, ज्यादा ग्रोथ हो जाती है मैक्सिलरी बोन्स की और अपर टीथ की, दैट इज द फेस बिकम चिपमंक फेस। महेंद्र कुमार शर्मा, बेटा सिकल सेल एनीमिया कैसे रिपीट करूं, अभी तो बताया आपको मैंने, 6वें पोजीशन पर ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है, तो आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, और सिकल शेप आरबीसी में ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, तो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। समझ आया बच्चे, तो दैट इज द कंडीशन। सारे कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता, तो जितने भी पॉसिबल है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हीमोफिलिया इज नॉट इंक्लूड इन दैट, ठीक है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन चिलेटिन थेरेपी, डेफेरॉक्सामाइन, चिपमंक फेस है, और हमने पूरे किए हैं एनीमिया। आफ्टर एनीमिया द नेक्स्ट कंडीशन वी डिस्कस विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या नाम बच्चे, विटामिन ए डेफिशिएंसी। हम सब जानते हैं कि विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द विजन एंड इम्यूनिटी। विटामिन ए बहुत जरूरी है विजन के लिए और इम्यूनिटी के लिए। क्लियर बच्चे, तो इन दैट कंडीशन इम्यूनिटी भी इंप्रूव हो जाती है और विजन भी इंप्रूव हो जाती है अगर किसी को विटामिन ए प्रॉपर होता है तो। पर अगर विटामिन ए की कमी है, अगर विटामिन ए की कमी है तो बॉडी में साइन आते हैं, और सबसे ज्यादा आते हैं कौन साइन, जो विजन से रिलेटेड होते हैं, जिनमें एक बड़ा फेमस है बेटॉट स्पॉट। जो बाइटॉट स्पॉट है ये भी किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ठीक है बच्चे। तो दैट इज द विटामिन ए डेफिशिएंसी। देख लेते हैं एक बार कि विटामिन ए डेफिशिएंसी हमारे शरीर में क्या क्या कर सकता है। तो दो मेनली हैं, एक तो है ऑकुलर सिम्टम्स जो आईज से रिलेटेड हैं, एक तो है ऑकुलर कंडीशंस और एक है एक्स्ट्रा ऑकुलर कंडीशन जो आईज के अलावा है।
तो विटामिन ए की कमी से दोनों ज्यादा होते हैं, दोनों होते हैं, पर मेनली कौन सा होता है, मेनली कौन सा होता है, दैट इज द ऑक्यूलर। विटामिन ए डेफिशिएंसी का अर्ली साइन कोई पूछे आपसे तो आप लिखोगे नाइट ब्लाइंडनेस। क्या लिख के आना है, नाइट ब्लाइंडनेस। राजकांतरा नागर, बिल्कुल सही का। क्लियर बच्चे? तो दैट इज द डेफिशिएंसी है, और इसमें दोनों कॉज हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर और ऑकुलर। पहले मैं एक्स्ट्रा ऑकुलर बता देता हूं क्योंकि ये एक ही ये बहुत कम है, ये ज्यादा है, तो इनको थोड़ा लेट पढ़ेंगे, इनको देखते हैं। फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, आप सब जानते हो स्किन के बारे में। स्किन में पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल्स। क्या पाए जाते हैं बच्चे? हेयर फॉलिकल्स। और हेयर फॉलिकल्स में एक्सेसिव क्रेटिन, जब एक्सेसिव क्रेटिन डिपॉजिट हो जाती है हेयर फॉलिकल में तो स्किन पर छोटे छोटे मैक्यूल्स बन जाते हैं, और ये कंडीशन कहलाती है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। हाइपर मतलब ज्यादा और क्रेटो मतलब क्रेटिन। यदि फॉलिकुलर हेयर फॉलिकल्स में क्रेटिन ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो ये कंडीशन कहलाती है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। इसमें स्किन में उभार देखने को मिलते हैं। समझ आया बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन फॉर द विच वन, पहला है कौन सा, एक्स्ट्रा ऑकुलर में फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। सेकंड है एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती, प्यास कम लगती, भूख कम लगती। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें कुछ और हुआ है, नहीं, इसका मतलब है तुम्हें विटामिन ए की कमी हुई है। ऐसा मत सोचना कोई और प्रॉब्लम है तुम्हें, वैसी कोई खास बात नहीं है। समझ आ रहा है ना? एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ भी अफेक्ट होती है। तो आपसे पूछा जाए ये सारे कौन से हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर है जिनमें आई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये वो हैं जिनमें आईज का इन्वॉल्वमेंट है। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, कोई पूछे तो लिख देना जोर से, अर्ली साइन है कौन, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर इसको ठीक न कराओ तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट हॉट स्पॉट और परमानेंट ब्लाइंडनेस। समझ में आ रहा है? तो इसको अगर नाइट ब्लाइंडनेस को आपने अवॉइड किया, विटामिन ए का डोज नहीं दिया, तो धीरे धीरे इट विल कन्वर्ट इनटू वाइट हॉट स्पॉट एंड दैट लीड टू द कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है जो मैं कह रहा हूं। अर्ली साइन पूछे तो आप ये बता देना क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। और कहीं ना कहीं पूछेगा, राकेश मीना ने कहा है, पूछा है पीजीआई ने, बिल्कुल पूछा है, रतौंदी पूछेगा ही कहीं ना कहीं। तो वाइट हॉट स्पॉट क्या है मैं अभी बताऊंगा, रुक जाओ बच्चे। अंजुल कुमारी, अनुजा कुमारी अभी आएगा, ठीक है बेटा। अभी खाली ये देखो कि कौन कौन से साइन है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है शाम के टाइम धुंधला दिखाई देता है। कंजक्टाइवल जीरोसिस और कॉर्नियल जीरोसिस दोनों का मतलब है ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस आ जाती है कॉर्निया और कंजक्टाइवा में, और दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। क्लियर बच्चे? तो आफ्टर दैट इज द वाइट हॉट स्पॉट। यही आपके सिलेबस में है CHOK में, तो एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं वाइट हॉट स्पॉट के बारे में। ये जो डायग्राम दिख रहा है सामने, इट इज वाइट हॉट स्पॉट या बिटॉट स्पॉट। क्लियर बच्चे? तो इन दैट, हाँ रवि जैन बिल्कुल बेटा, पीजीआई में आता रहेगा एग्जाम में, आप तो बस पढ़ते रहो, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट इज वाइट हॉट स्पॉट। सबसे पहले इस कलर को नोट कर लो तुम, तो ये जो कलर है वो वाइट है, और कोई पूछे कैसा है तो क्लाउडी है, क्योंकि क्लाउड ही वाइट होते हैं। कोई शेप पूछे तो ट्रायंगुलर शेप होता है। शेप ज्यादातर कैसा होता है, ट्रायंगुलर। ये देख रहे हो ना आप, ये ट्रायंगुलर शेप होता है। कौन सा स्पॉट, वाइट हॉट स्पॉट। सर लास्ट स्लाइड वापस दिखा दीजिए एक बार दिव्या को। बेटा ले देख, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं लिख पाया करो तो बच्चों। हो गया, अब हटाओ इसे, गुड। तो आपने कहा ये जो वाइट हॉट स्पॉट है ये कौन से कलर का है, व्हाइट का, क्लाउडी है और ट्रायंगुलर है, ठीक है बच्चे। दीज आर बिल्डअप क्रेटिन लोकेटेड सुपरफिशियल। ये किसका बना है, क्रेटिन का। समझ आ रहा है बच्चे?
ओवल या ट्राइंगुलर शेप, या कभी कभी क्या होता है इरेगुलर, एक चुनना हो तो क्या चुनना, ट्राइंगुलर। ओवल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, पर मुझे एक चुनना है तो मैं क्या चुनने वाला हूं, राजेश कुमार माली। कंफ्यूज क्यों है बेटा, 4 बार बताने के बाद भी कंफ्यूज है, फिर बेटा कंफ्यूज ही रहेगा, मैं इसमें कर भी कह सकता हूं। ठीक है बच्चे, तो दी स्पॉट आर साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, एंड इसके बारे में 1863 में किसने बताया, पीरे बेटॉट, तभी तो नाम पड़ गया बाइटॉट स्पॉट। डाउन सिंड्रोम बताया डॉक्टर ने, तो डाउन सिंड्रोम, जिस जो पता लगा लेता है वही अपने नाम टिका देता है कि नाम तो अमर हो कम से कम। अब ऐसे भी नाम में क्या रखा है, और इस नाम में तो रखा है, और क्या नाम है इसका, बाइटॉट स्पॉट। और ये किस व्यक्ति के ऊपर है जिसने इसके बारे में बताया, कौन था, फ्रेंच फिजिशियन। फ्रेंच और भी बहुत चीजें होती है, पर ये क्या है, फिजिशियन है। ठीक है, सो इन दैट फर्स्ट डिस्क्राइब दीज स्पॉट्स, समझा है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन दैट वी डिस्कस अबाउट बाइटॉट स्पॉट, ये कमी किससे हो रहा है, विटामिन ए की कमी से। किससे हो रहा है बच्चे, विटामिन ए की कमी से। हमें क्या करना चाहिए सर, विटामिन ए कमी को चेक करने के लिए परफॉर्म क्या करना, एक टॉर्च ले आओ। याद है कल मैंने क्लास ली थी शाम को, मैंने बताया था कि मेरे बैग में, जब मैं हेल्थ टीम मेंबर हूँ मोबाइल हेल्थ टीम का, क्या क्या सामान होना चाहिए, उसमें एक टॉर्च भी था, याद आया। वो टॉर्च अब काम आ रहा है। मैं आई एग्जामिनेशन करूंगा एंड वाइट पार्ट देखूंगा और इसकी शेप देखूंगा, जो ट्राइंगुलर हो सकता है और वाइट ही फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चे, आई एपियर ड्राई, ड्राई तो मैंने बताया था जीरोसिस, याद है, कॉर्नियल जीरोसिस और कंजक्टाइवल जीरोसिस। ड्राई तो होना ही था, रेफर द चाइल्ड, बहुत बढ़िया, मैंने यही तो कह रहा हूं, आपका काम है चेक करना, डायग्नोस करना, उसके बाद रेफर कर देना। आपने कहा सर इससे बचाया भी जा सकता था, मैंने कहा बिल्कुल बचाया जा सकता है अगर आप विटामिन ए के डोज सही ले लो तो। आपने कहा विटामिन ए लेना चाहिए क्या, बिल्कुल, मैंने बताया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब मैंने पढ़ाया था, रिपीट कर देता हूं, पहला फर्स्ट डोज जो है वो 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट का है, क्लियर है, और ये 9 मंथ पे दिया जाता है। समझ आया बच्चे। तो इन दैट बताए ना बेटा, राजेश कुमार माली, नाइट ब्लाइंडनेस अर्ली सिम्टम्स। ठीक है बेटा, चलो देन आफ्टर आपने कहा ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8 डोज ईच 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो टोटल डोज देते हैं 9 डोज, कब तक देते हैं, अप टू 5 ईयर, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना चाहिए, हाँ या ना। समझ आ रहा है बच्चे, बिल्कुल सही कहा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तभी तो कम आ पाते हैं, नहीं तो रेगुलर आते। समझ रहे हो ना बच्चे, क्योंकि डिमांड ज्यादा और भाई की सप्लाई क्या है, कम। सही पकड़े हो, छोड़ना मत। तो आपने कहा अप टू द 5 ईयर तक सारे डोज लग जाने चाहिए, कितने डोज, 9 डोज, कितनी यूनिट, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 17 लाख, टोटल कितने होते हैं, 9। ले बच्चे, ऐसे करके आप बचा सकते हो किसको, विटामिन ए डेफिशिएंसी को। क्लियर है बच्चे। देन कंडीशन नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी, कौन सी है बच्चे, विटामिन डी डेफिशिएंसी। आ जाओ, विटामिन डी डेफिशिएंसी में आप सबको पता है, बच्चों में जब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का नाम आता है, माइंड में सबसे पहले घूम कर आती है एक बीमारी, इसका नाम है रिकेट्स। नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम बच्चे, रिकेट्स। समझ आ रहा है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन वी डिस्कस अबाउट रिकेट, बिकॉज बच्चों की बात हो रही है, मैं उधर ध्यान नहीं दूंगा ऑस्टियो की तरफ, वो बड़ों में होता है, यहाँ बच्चों में प्रॉब्लम जो होती है वो रिकेट्स की होती है। ठीक है बच्चे, तो रिकेट्स अगर हम देख रहे हैं, दैट वी डिस्कस अबाउट द रिकेट्स, तो एक बार व्यू देख लेते हैं टोटल रिकेट्स में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती हैं। ये जो डायग्राम आपके सामने है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लो आप कि रिकेट्स में क्या होगा। सबसे पहले स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक गई, हिंदी लिख देता हूं, ग्रोथ रुक जाती है उस बच्चे की जिसको रिकेट्स हो जाता है। क्लियर है? देन ऑड कर्व ऑफ स्पाइन, बिल्कुल, क्योंकि आप इतना कंफर्म मान लो रिकेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोन, ये बोन से जुड़ी समस्या है, तो बच्चे का ऑड कर्व हो जाएगा स्पाइन का और बैक का, क्योंकि बॉडी में शेप देने का काम मसल्स और बोन का है, और यहां बोन में प्रॉब्लम है तो शेप बॉडी की प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं होगी। बेटा जूम ही तो, अब ज्यादा जूम करूंगा ये ना स्क्रीन के बाहर आ जाएगा, मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा हाँ मैं रिकेट्स में, बता क्या करना है, और कितना करूं बच्चे, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू द रिकेट्स, ऑड कर्व हो जाता है। देन वाइड जॉइंट एंड एल्बो रिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एल्बो है वो वाइड हो जाती है, एल्बो क्या होती है, वाइड, इसे स्टार बना लेना। रिकेट्स में तुम खाली यही ध्यान दोगे, समझ आ रहा है ना, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, वाइड जॉइंट। देन ऑड शेप्ड लेग, इन्हें कहते हैं बो लेग्ड, धनुष के जैसी मुड़ी हुई, दिख रहा है ना। वाइड बोन्स, वाइड एंकल, एंकल और रिस्ट दोनों चौड़े होते हैं, स्टार बना लो, एंकल और दोनों चौड़े, एंकल भी चौड़े होते हैं और ये एल्बो और रिस्ट भी चौड़े होते हैं, ठीक है बच्चे। देन लार्ज एब्डमन, पॉट वैली कहते हैं इसे, क्या कहते हैं भाई, पॉट वैली। किसका साइन है, भूलना मत, किसका साइन है, आंसर है रिकेट्स का। किसका साइन है, रिकेट्स का, क्लियर बच्चे। देन लार्ज एब्डमन, देन ऑड शेप्ड रिब्ड, पिजिन चेस्ट भी होता है, ये जो है चेस्ट है ये बाहर निकला होता है, इसे कहते हैं रिकेट्स रेसरी, आगे बताऊंगा मैं। ए लार्ज फॉरहेड, दिख रहा है बाहर निकला हुआ, ये सारे साइन हैं जो किसके हैं बच्चे, किसके हैं। CHO का पेपर हिंदी इंग्लिश किस में आएगा, दोनों में आएगा विनीत, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। गौरव एजुकेशन अब खत्म करो बेटा, निकल ले, तेरे लिए खत्म है अब ये, खाली उनको पढ़ा रहा हूं जिनको अभी पढ़ना है, ठीक है बच्चे। देन सो इन दैट कंडीशन, तो ये जो है लार्ज फॉरहेड है, लार्ज एब्डोमेन है, वाइड बोन्स हैं, ऑड शेप्ड में लेग है, बो लेग्ड है, ठीक है बच्चे। पिजिन चेस्ट एंड पॉट वैली साइन किसमें पाया जा रहा है, आंसर बोलो, क्या आंसर बोलो, दैट इज द विच वन, रिकेट्स। क्लियर बच्चे। तो आफ्टर दैट रिकेट्स, अगर कोई और आपसे पूछे कि कंफर्म साइन बता दीजिए कौन कौन से हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले है, देखो रिकेट्स के कोई पूछे मैक्सिमम चांस कब होते हैं, 4 मंथ टू 2 ईयर, स्टार बना लेना रिकेट्स को, 4 मंथ टू 2 ईयर ये ज्यादा है पाए जाने होने को, बच्चों में कभी भी हो सकता है, हाईएस्ट चांस बिटवीन द 4 मंथ टू 2 ईयर। क्लियर बच्चे। सर इन दैट कंडीशन, देन इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, रॉकिंग हेड एंड स्वेटिंग, डिलेड डेंटिशन, बिल्कुल सही, डिलेड माइलस्टोन, ये पाए जाते हैं रिकेट्स में। अब साइन देख लो एक बार, क्रेनियोटैप्स, व्हाट इज क्रेनियोटैप्स, इसे कहते हैं सॉफ्ट क्रेनियल बोन्स, जब क्रेनियल बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं उन्हें क्रेनियल टैप्स कहा जाता है, क्रेनियोटैप्स कहते हैं उसको, जब क्रेनियल बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट। पॉट वैली में अभी बताया था आपको, पॉट वैली, ये पेट तंदूर जैसा निकला हुआ है, ये पॉट वैली, आपने कहा ठीक है। फ्रंटल बूजिंग अभी बताई थी, फ्रंटल बूजिंग देखो साइन मैच कर रहे हैं ना, दैट इज द फ्रंटल बूजिंग, अरे हाँ है ना बच्चे। देन आफ्टर विच वन, पिजिन चेस्ट, मैंने कहा था आपसे पिजिन चेस्ट, ये सब जो साइन है दैट इज नेक्स्ट वन इज द रिकेट्स में पाए जाते हैं, आपने कहा ठीक है। देन बो लेग्ड, ये सारे साइन जो हैं दैट इज द कंडीशन, इट्स राकेश कुमार टेंडिया, इज नॉट पॉसिबल टू डाउनलोड द वीडियो, क्लियर बच्चे, सो दैट इज ओनली यू कैन सी द लाइव। तो ये सब जो साइन है किसके बारे में, इस स्लाइड में, और दैट स्लाइड इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ साइन ऑफ रिकेट्स। आप एज ए CHO साहब क्या करोगे, सबसे पहले आप ये बता देना माँ को कि विटामिन D डेफिशिएंसी इजीली प्रिवेंटेबल,
आसानी से आप इसको विटामिन डी की कमी से बचा सकते हो। और विटामिन डी बच्चों को देनी चाहिए। द चाइल्ड यूज ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चे को विटामिन डी का डोज दिया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, उन्हें विटामिन डी का डोज दिया जाता है, खासकर प्री टर्म बच्चे को। समझ आया? विटामिन डी कंपलसरी है। देन पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, इसको स्टार बना लेना। कोई पूछे कि विटामिन डी का अर्ली साइन बताओ, आप सीधा रिकेट्स मत टिक कर देना। रिकेट्स नॉट द अर्ली साइन ऑफ द विटामिन डी डेफिशिएंसी। समझ आ रहा है बच्चे? तो इसका मतलब है कि अगर हम देख रहे हैं कि कोई पूछे अर्ली साइन क्या है, तो अर्ली साइन है पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, दैट इज द अर्ली साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। चलने फिरने में, हाथ पैरों में दर्द होना। क्लियर? प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जब लंबे समय तक विटामिन डी की कमी होगी, यानी कंडीशन कैसी होगी? क्रॉनिक, तब जाकर क्या होगा? रिकेट्स। क्लियर है? इसलिए आप बच्चे, माता जी को एनकरेज करो कि वो ऐसी डाइट दें जिसमें विटामिन डी हो। मिल्क, फिश एंड एग, और धूप में ज्यादा से ज्यादा लिटाएं। काला होगा ठीक है, पर मजबूत होगा। कहते हैं ना, काला है तो क्या हुआ? मजबूत तो है। इसलिए धूप में रखना भी जरूरी है बच्चे को, सुखाने के लिए नहीं। सिसोदिया संजय, बिल्कुल सही कहा बच्चे। सो दैट इज द कंडीशन, वॉकिंग पेन इज द अर्ली साइन। और अच्छी डाइट देना है विटामिन डी वाली, और डेफिशिएंसी बतानी है विटामिन डी की। क्रॉनिक है तो क्या होगा? रिकेट्स। और अर्ली है तो क्या होगा? पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। यह है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आया ना बच्चे? नाउ द नेक्स्ट कंडीशन वी डिस्कस, आंसर इज माल न्यूट्रिशन। और आप तो जानते ही हो माल का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। और माल का मतलब होता है एबनॉर्मल। क्लियर बच्चे? अभी इसके बाद एक डिजीज और कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू, देन उसके बाद खत्म, फिर शाम को लेंगे। ठीक है क्लास? अभी मैं बता देता हूं, इसके बाद एक डिजीज और है, उसके बाद एमसीक्यू, देन कंप्लीट टुडे मॉर्निंग क्लास। तो आपको कम से कम 20 मिनट और बैठना है। ठीक है? तो 20 मिनट तक आप सोच के, आप कोई काम है तो वो काम कर लो, नहीं तो पढ़ लो। तो आपने कहा माल न्यूट्रिशन है, यानी एबनॉर्मल न्यूट्रिशन स्टेटस है बच्चे का। और जैसे ही माल न्यूट्रिशन का नाम आता है, सबसे पहले WHO याद आता है। कौन याद आता है? WHO। WHO ने 3 कैटेगरी में बताए हैं, पर WHO अप टू 5 ईयर, ये सिर्फ 5 साल तक के बच्चों के लिए बताता है। ब्रेक नहीं मिलेगा। काहे का ब्रेक भाई? कितना ब्रेक लेता है तू? करता क्या ब्रेक में भाई? ब्रेक मत लिया कर बच्चे। ठीक है? ब्रेक लेना भी गंदी चाहते हैं। तो आपने कहा WHO का क्लासिफिकेशन जो है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं संटिंग। संटिंग क्या होती है? बच्चे की हाइट का कम होना अकॉर्डिंग टू एज। अगर किसी बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से कम हो जाए, उसे स्टंटिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चे? अगर दूसरा वर्ड पूछा जाए तो दूसरा है अंडरवेट। क्या है? अंडरवेट। अगर किसी बच्चे का वेट कम हो जाए अकॉर्डिंग टू एज, उसकी एज के हिसाब से अगर किसी बच्चे का वजन कम होता है तो उस बच्चे को अंडरवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडरवेट। क्लियर है? और थर्ड नंबर पे है वास्टिंग। क्या है बच्चे? वास्टिंग। अगर किसी बच्चे का वेट उसकी हाइट के हिसाब से कम हो जाए, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे का वेट उसके हाइट के हिसाब से कम होता है, द कंडीशन इज नोन एज द वास्टिंग। क्या कहते हैं इसको? वास्टिंग। तो स्टंटिंग है, अंडरवेट है और वास्टिंग। क्लियर है? सो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ WHO। क्लियर? अब आपने कहा और ऐसा हो नहीं सकता कि माल न्यूट्रिशन वर्ड आए और मरासमस
और क्वासियोरकर का जिक्र ना हो। तो मरासमस और क्वासियोरकर बड़े जरूरी हैं। तो आपने कहा ठीक है, पहला क्या है बच्चे, मरासमस, और दूसरा क्या है, क्वासियोरकर। क्लियर है? वेरी गुड विजय सारे, बिल्कुल सही। सो व्हाट इज द माल न्यूट्रिशन, that the two word indicate of malnutrition? First word is marasmus and the second word is kwashiorkor. As we know that the marasmus is less severe and kwashiorkor is more severe. जिन्हें नहीं पता वो क्या, स्टंटिंग। दूल्हे चौधरी जी, स्टंटिंग क्या होता है बेटा? अगर किसी बच्चे की हाइट उसकी उम्र के हिसाब से कम होती है उसे स्टंटिंग कहते हैं। समझ आया बेटा? क्या, दोबारा बोलो। यदि किसी बच्चे की हाइट उसकी उम्र के हिसाब से कम हो उसे कहते हैं क्या, स्टंटिंग। ठीक है, चलो अगला। तो आपने कहा मरासमस और क्वासियोरकर में कौन सा ज्यादा खतरनाक लगता है? तो आंसर है मरासमस कम खतरनाक है, लेस सीवियर है कंपेयर टू क्वासियोरकर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्वासियोरकर में डेथ होने के चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मरासमस। आपने कहा सर दिखने में कैसे दिखते होंगे? देख लो, दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं, दोनों भाई हैं क्वासियोरकर और मरासमस। श्रीकांत शर्मा, सर मुझे भी सीएचओ बनना है बेटा। है हड्डियों की लेमिनेशन है, मसल्स बची ही नहीं, किसमें, मरासमस में। तो मैं इधर लिख रहा हूं सीवियर वास्टिंग। हड्डियां और उसके ऊपर चिपटी हुई स्किन, मसल्स गायब है। ये बच्चा दिख रहा है ना, बिल्कुल टोटल मामला खत्म है इसका। ये कौन है, मरासमस। दिखता ही कमजोर है, बाकी अंदर से स्ट्रांग है। कौन, मरासमस। किसके कंपेयर में, क्वासियोरकर के कंपेयर में। समझ में आ रहा है? म्यूजिक जंक्शन, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सो इन दैट कंडीशन, हाँ चलो, पीईएम का नाम सुने हो? पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर आपसे कोई पूछे कि पीईएम एक्चुअल में क्या होता है, तो एक्चुअल में पीईएम होता है मरासमस, रियल में तो। बिकॉज क्वासियोरकर इज ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। क्वासियोरकर ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, जबकि पीएम रियल में जो होता है वो होता है मरासमस। पर हम सामान्य भाषा में पीएम में दोनों को मान लेते हैं, क्वासियोरकर और मरासमस, क्योंकि है दोनों में कमी प्रोटीन की, पर ओनली प्रोटीन कमी होती है किसमें, क्वासियोरकर में, और पीएम में वास्तव में आता है मरासमस। ठीक है बच्चे, गुड। तो आपने कहा ये जो दिख रहा है ये ओल्ड मैन फेस, ये कम से कम 10 बार लास्ट बार सैफ में पूछा था। बुड्ढे जैसा मुंह किस बच्चे का होता है? आंसर है मरासमस का। इसको ही कहते हैं मंकी फेस, बंदर जैसा मुंह। ओल्ड मैन फेस पूछ ले या मंकी फेस पूछ ले, दैट इज द कंडीशन विच वन, हर्ष कोरबाल। किसका क्लासिफिकेशन बताना है बच्चे? बेटा पूरा लिखाकर क्लासिफाइड बताओ सर, किसका क्लासिफाइड बताऊं हर्ष? समझ, शरीर पर झुर्रियां होती हैं किस बच्चे के, मरासमस के, और इस बच्चे में सीवियर वास्टिंग होती है, और इसमें बैगी पेंट अपीयरेंस। कौन सा पेंट बता चुका हूं मैं, बैगी पेंट अपीयरेंस। क्लियर है? बाकी सब ठीक है। भूख भी लगती है किसको, मरासमस को। एक्टिव भी है कौन, मरासमस। मेंटल चेंज हुए, नहीं हुए, नो मेंटल चेंजेस। किसमें, मरासमस में। कह तो रहा हूं ज्यादा खतरनाक नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चे? ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी कौन सी है, क्वासियोरकर। क्लियर है? अब है कौन सा, क्वासियोरकर। इसकी स्किन पर चेंज जो दिखाई दे रहा है ना, स्केली, दैट इज द ओनली प्रेजेंट इन द विच वन, क्वासियोरकर। क्वासियोरकर में पिगमेंटेशन गलत होता है, बालों का भी और स्किन का भी। यानी कि
इसमें पिगमेंटेशन जो होगा वो होगा डिसपिगमेंटेशन। डिसपिगमेंटेशन किस में पाया जाता है? क्या आंसर टिक करोगे बच्चे? डिसपिगमेंटेशन प्रेजेंट इन, आंसर है क्वासियोरकर। डिस्टेंडेड एब्डमन, पेट तोंद निकली हुई। डिस्टेंडेड एब्डमन, सोलोवन एंकल यानी एडिमा, बहुत बढ़िया। एडिमा पूछे तो बता देना जोर से चिल्लाकर, कौन सी एडिमा? फिटिंग एडिमा, दबाओ तो गड्ढा बन जाएगा। बालों में फ्लैग साइन पाया जाता है किस पेशेंट के? किस पेशेंट के? आंसर है क्वासियोरकर। और जरा चेहरा देखो, मून फेस, चांद जैसा चेहरा होता है किस बच्चे का? क्वासियोरकर का। चांद जैसा चेहरा होता है क्वासियोरकर का, बिल्कुल। तो कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है तो समझ जाना तुम क्वासियोरकर के पेशेंट हो। तो दैट इज द क्लिनिकल फीचर अबाउट द विच वन? क्वासियोरकर एंड मरासमस। आई होप सो समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चे? तो दैट इज द कंडीशन। नेक्स्ट है, आपने कहा सर और हमें क्या करना चाहिए? तो माल न्यूट्रिशन को ठीक करने के लिए आप रेफर कर देना, क्योंकि आप CHO हो। विच वन? माल न्यूट्रिशन, जिनसे आप ठीक कर सको आप करना, आपसे ना हो तो रेफर कर देना। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। दैट इज द डेफिशिएंसी। और हम माल विशाल बनियाल, बेटा तुम जो पूछ रहे हो वो बहुत डीप। माल विशाल बनियाल, बेटा तुम जो पूछ रहे हो वो बहुत डीप पूछ रहे हो कि मैं क्लासिफिकेशन बताऊं माल न्यूट्री का। 5 क्लासिफिकेशन का मतलब है मिनिमम 1 आवर। रिंकू मीना, बेटा इससे भी काम नहीं चला तो जिंदगी में किसी से काम नहीं चलेगा। ये मोर देन ना बता रहा हूं मैं। आप चाहते हो कि एक डिजीज पूरी हो, एक डिजीज पूरी होगी तो बेटा 150 घंटे का पीडियाट्रिक है, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जितना अभी मिल रहा है उतना आप समझो, ठीक है। सो इन दैट कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, कौन जरूरी है? आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा, थायराइड हार्मोन कम बनेगा तो बच्चे में गोइटर होने के चांस बढ़ जाएंगे। इतना तो कन्फर्म है, आयोडीन की कमी से। हर एक पॉइंट को अच्छे, आपके सामने जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो आपने कहा कि आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, और गोइटर क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। पहला क्वेश्चन एग्जाम, कमी किसकी? आयोडीन की। कौन सी ग्लैंड एनलार्ज हुई है? थायराइड ग्लैंड। क्लियर बच्चे? इन इंडिया 6.1 करोड़ सफरिंग फ्रॉम एंडेमिक गोइटर। भारत में ही 6 करोड़ से ज्यादा बच्चे सफर कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं इससे, एंडेमिक गोइटर से। क्लियर है बच्चे? देन एडल्ट बॉडी, एक एडल्ट की बॉडी में कितना आयोडीन स्टोर रहता है? 50 mg। स्टार बना लेना, लिख लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बच्चा, एक जो एडल्ट है उसकी बॉडी में कितना? लगभग 50 mg आयरन स्टोर होता है, जिसमें से 8 mg कहां होता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। बॉडी में 50 mg और थायराइड में 8 mg। क्या आंसर है? आयोडीन। क्लियर है? आपसे पूछे सर डेली इनटेक क्या होता है आयोडीन, कितनी लेनी सही रहती है? तो डेली इनटेक ऑफ आयरन इज 0.1 से 0.14 mg पर डे। 0.1 से 0.14 mg पर डे लिया जाना चाहिए। क्या? आयरन। आपने कहा सर आयरन, सॉरी विच वन? आयोडीन। अगर आयोडीन आपको खाने से नहीं मिल रही तो आयोडाइज्ड
नमक आता है मार्केट में, आयोडाइजन करने के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने कितना फिक्स कर रखा है, 30 ppm एट प्रोडक्शन पॉइंट एंड 15 ppm एंड कंज्यूमर लेवल। आप जो आयोडाइज नमक ले रहे हो, जब फैक्ट्री में बनना है वो आयोडाइज नमक, तब उसमें लेवल आयोडीन का 30 ppm होना चाहिए और तुम तक पहुंचते पहुंचते 15 ppm मिनिमम होना चाहिए। ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर बच्चे? तो ये सब जो चीजें हैं वो याद रखना। mg को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हो क्या करना है आपको। समझ आ रहा है? क्योंकि mg और माइक्रो 1000 का अंतर है। अगर मैं 1.1 mg बोल रहा हूं, इसका मतलब 100 माइक्रोग्राम होगा। क्लियर है ना? दैट इज द, देख लेना ऑप्शन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, मैंने ऑप्शन कैसे बताया, mg में, नॉट इन माइक्रो। समझ नहीं पूछा तो वेट फॉर एज होगा, और अगर क्रॉनिक पूछ रहा है, एक्यूट पूछ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो फिर होगा वेट फॉर हाई। जब तक ओनली माल न्यूट्रिशन गोइटर की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी द केबेज इफेक्ट और डेफिशिएंसी। बाकी की कंडीशन जो हैं आती है एक्सेस, आंसर देने, सबको आंसर देने। ठीक है बच्चे, सबको आंसर। समझ आया बच्चे? तो ये सब चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें कंडीशन इज नॉन एज गोइटर, और मैंने आपको अभी तक टोटल 14 प्रॉब्लम पढ़ाई हैं जिनमें मैंने कवर कराए हैं डिफेक्ट और डेफिशिएंसी। बाकी की कंडीशन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे कहां बच्चे, इवनिंग में। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं आपको एमसीक्यू दिखा रहा हूं। ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी, क्योंकि आंसर देने, सबको आंसर देने। ठीक है बच्चे, सबको आंसर देने हैं। कोई भी किसी भी को अब्यूज मत करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चे, इट्स नॉट गुड थिंग। कोई जो भी है, नर्सिंग का है तो भी ठीक है, नर्सिंग की है तो भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। जो जैसा है वैसा पढ़ने दो। आपस में अपने हारमोनी को खराब मत करो, किसी पे कोई कमेंट मत करो, किसी को नीचा दिखाकर आप, सबको आंसर देना कंपलसरी है। एमसीक्यू नेक्स्ट वन, which of the following does not occur due to any deficiency? Any deficiency. Very good. Which of the following does not occur any deficiency? कौन सी कंडीशन है जो निम्न में डेफिशिएंसी नहीं होती है? ममता, पूना, देवेंद्र, गोविंद, राजेश, शेख, विजय, पंकज, राजू, वेरी गुड, टीना, प्रिया, इंद्रजीत, महिपाल, वेरी गुड, राहुल, परफेक्ट। आने दो आंसर सबको, मैक्सिमम आंसर दो बच्चे। वेरी गुड। ये पूछ रहा है निम्न में से कौन ऐसी कंडीशन है जो डेफिशिएंसी में नहीं आती है। चलो आंसर देखते हैं एक बार। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया डेफिनेटली डेफिशिएंसी है आयरन की और फॉलिक